इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इस पोर्शन में से जो रिलेटेड सेक्शन है वो है सेक्शन 9 टू 35 सी ऑफ सीपीसी। एंड अंडर दिस पोर्शन जो रेलेवेंट प्रोविजन जो इसमें डिस्कस की गई हैं वो बेसिकली डील करती हैं जो सूट से मुतल्लिक जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उससे। मतलब कि जो सूट से मतलब जो जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जनरल प्रोविजन आप कह सकते हैं, वो इस पोर्शन के अंदर डिस्कस की गई हैं। लाइक के सूट सबसे पहले किस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा, सूट किस तरह इंस्टीट्यूट किया जाएगा और कौन सा सूट किस कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट किया जाएगा, किस कोर्ट के पास किस सूट के हवाले से जुरिस्डिक्शन है। एंड अगर कोई सूट पहले ही डिसाइड हो चुका है तो उसके बारे में क्या लॉ कहता है, और अगर कोई सूट पहले से ही पेंडिंग है उसे दोबारा इंस्टीट्यूट कर दिया जाए तो तब लॉ क्या कहता है। एंड सूट जब इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है तो तब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जैसे कि समन और नोटिस का तरीक़ाकार, रिटर्न स्टेटमेंट के हवाले से, और फिर सूट पर क्या जो जजमेंट आती है उसके हवाले से, जजमेंट के बाद जो डिक्री आती है, और जो सूट अगर कोई पार्टी कर देती है और उस पे बाद में जो कोर्ट फैसला करती है उसमें जो कोस्ट को डिटरमाइन करती है, वो कोस्ट का ऑर्डर वो किन मैटर में पास किया जाता है। ये सारी प्रोविजन जो हैं, ये जनरली ये जो जनरल रूल्स हैं सूट से मुतल्लिक, ये सारी चीज़ें जो है इस पोर्शन के अंदर कवर की गई हैं। अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा सेक्शन है, 9 टू 35 सी सेक्शन एक वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं है, सो लिहाजा हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट पोर्शन, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकेटा, जिसके अंदर डील किया गया है कि सिविल कोर्ट के पास कौन से सूट का ट्रायल करने की जुरिस्डिक्शन है और ये रेस जुडिकेटा का क्या प्रिंसिपल है, यानी सेक्शन 9 टू 14। ये सेक्शन हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन 9 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सो सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 टाइटल स्टेट दैट कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार, मतलब ये कि टाइटल से ही शो हो रहा है कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तमाम सिविल सूट का ट्रायल करने की। एक्सेप्शन इसकी ये है कि जब तक उसे बार मना ना किया जाए कि आप ट्रायल नहीं कर सकते। तो हमें एक तरह से देखा जाए तो उसके टाइटल से ये आइडिया हो गया है कि सेक्शन में बात क्या की जा रही है। अब अगर इस सेक्शन को देखें तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, एक तो है जनरल रूल और एक है एक्सेप्शन। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन, यानी ये जो कोर्ट है, कोर्ट हमें पता है सेक्शन 3 में कौन सिविल कोर्ट की बात करेंगे, और सिविल कोर्ट के पास इस कोड के अंदर सीपीसी की जो प्रोविजंस बताई गई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी लिमिटेशन में रहते हुए, हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर, के पास जुरिस्डिक्शन है कि तमाम सूट जो कि सिविल नेचर के हों वो उनका ट्रायल कर सकती है। सो सिंपल इज़ जनरल रूल क्या कहता है कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो तमाम सूट जो कि सिविल नेचर के हों वो उनका ट्रायल कर सकती है, लेकिन ये पावर वो एक्सरसाइज करती है उन लिमिटेशन के अंदर रहते हुए जो कि इस प्रोविजन के अंदर बताई गई है। अब सिविल नेचर के सूट कौन से सूट होते हैं ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये इसी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि सिविल नेचर के सूट कौन से होते हैं, तो यहाँ डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन इसकी क्या है? एक्सेप्टिंग सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली बार, मतलब कि सिविल कोर्ट तमाम सिविल नेचर के सूट का ट्रायल तो कर सकती है, लेकिन वो तब नहीं कर सकती जब उसे एक्सप्रेसिवली तौर पर या इम्प्लाइडली तौर पर बार मना कर दिया गया हो इस सूट की कॉग्निजेंस लेने से, इनका ट्रायल करने से। अब एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली बार से क्या मुराद है? एक्सप्रेसिवली से मुराद ये है कि जैसे कि किसी इस कानून की प्रोविजन के अंदर, इस कानून की या किसी और कानून की जो कि इन्फोर्सेबल है पाकिस्तान में, उसकी प्रोविजन के अंदर अगर एक्सप्रेसिवली तौर पर मना कर दिया जाए कि सिविल कोर्ट जो है फ़लाँ मुकदमे का ट्रायल नहीं कर सकती, जैसे कि सेक्शन 4 के अंदर ही सेक्शन 4 में ही बताया गया है कि जिस मैटर के मतलब सिविल और लोकल लॉ के पास जुरिस्डिक्शन है, उन्हें पावर दी गई है, तो वो उसे ओवरशैडो नहीं करेगी, सिविल लॉ उन पर मैटर पे अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे कि फैमिली मैटर का मतलब फैमिली लॉ है, स्पेशल लॉ बने हुए हैं, तो उनका फैमिली सूट का ट्रायल करने की जो जुरिस्डिक्शन है वो फैमिली कोर्ट को ही होती है, सिविल कोर्ट के पास उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं, क्योंकि उन्हें एक्सप्रेसिवली बार्ड है अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सीपीसी। नेक्स्ट आ जाता है जी
इम्प्लाइडली बार्ड ये है कि जब कोई चीज़ आपको एक्सप्रेसिवली तौर पर तो मना ना की गई हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ये पता चल जाए कि ये चीज़ भी आप नहीं कर सकते, तो उसे आप इम्प्लाइडली बार्ड कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि एक्ट ऑफ सॉवरन के थ्रू अगर कोई सिविल कोर्ट को मना कर दिया, एक्ट ऑफ सॉवरन के थ्रू जो चीज़ आपको मना की जाती है कि आप नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर कि जैसे कि अगर स्टेट के अंदर कंट्री की कोई वॉर वगैरह लग गई या इमरजेंसी की सिचुएशन लग गई और उस सिचुएशन के अंदर किसी पर्सन का कोई नुकसान वगैरह हो जाता है, किसी सिटीज़न का, तो ये एक्ट ऑफ सॉवरन है और उसके ख़िलाफ़ जो है एक आम आदमी एक्शन नहीं ले सकता किसी सिविल कोर्ट के अंदर भी, क्योंकि सिविल कोर्ट को इस मैटर के अंदर जुरिस्डिक्शन ही हासिल नहीं है। ये एक तरह से देखा जाए तो इम्प्लाइडली बार्ड है। इसकी मिसाल इसको थोड़ा और एलिब्रेट कर लेते हैं कि जैसे जंग लगी है और लड़ाई वगैरह हुई है, कोई गोले बारूद वगैरह का इस्तेमाल हुआ है और इस दौरान बहुत सारे लोगों की जानों का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो गया, किसी की जो है वो गाड़ियाँ लोगों की डैमेज हो गई, घर तबाह हो गए, किसी का ग्राउंड बंजर हो गया, किसी ज़री ज़मीनें ख़राब हो गई। तो अब इस सिचुएशन में क्योंकि जंग की सिचुएशन जो लगी हुई थी तो उसमें मिसाइल वगैरह और सारी चीज़ें बारूद वगैरह इस्तेमाल हुआ, बहुत बुरी हालत जब हो गई और तब फिर जंग बंद हो जाती है, जंग बंदी हो गई। अब इस सिचुएशन में वो लोग ये तो नहीं कह सकते कि स्टेट का एक्शन था, उसने वॉर लगाई थी और वो इन्वॉल्व हुई थी, तो जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करे। तो ये बेसिकली ये एक्ट ऑफ सॉवरन है। यहाँ पर भी इम्प्लाइडली बार्ड है कि इस इन मैटर्स के खिलाफ भी सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होती ट्रायल करने की। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन कि सिविल नेचर का सूट कौन सा होता है। सो एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी इन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, मतलब एक ऐसा सूट जिसके अंदर राइट ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफिस में इन्वॉल्व हो, वो सिविल नेचर का सूट कहलाता है। मिसाल के तौर पर किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी से मतलब कोई दावा किया है कि भाई मुझे मेरी पोसेशन इसका मतलब दी जाए, वो कह रहा है, या कि कोई कह रहा है कि भाई मुझे इस प्रॉपर्टी का ओनर डिक्लेयर किया जाए, या कोई कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी की पार्टीशन की जाए, तो वो जो दावा होगा क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट इन्वॉल्व होगा वो भी सिविल नेचर का होगा। और राइट टू ऑफिस से मुराद ये है कि अगर कोई पर्सन मिसाल के तौर पर कोई पर्सन किसी सिविल रैंक का ऑफिसर है और उसको गैर कानूनी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाता है, या उस पर जो है वो वायलेशन इल्ज़ाम एलिगेशन लगाया जाता है किसी चीज़ की वायलेशन का जो उसने नहीं की होती, और उसको जो कि उसके ऑफिस से निकाला गया है, उसका ये जो सरकारी नौकरी है या कोई भी जॉब जो है प्राइवेट वाला बंदा ही कह लें, उसको उसकी जॉब से हटाया गया है, उसका राइट टू ऑफिस इन्वॉल्व है। तो अब इस सिचुएशन में अगर वो अपनी दोबारा रिस्टोरेशन अपॉइंटमेंट के लिए दावा दायर करता है तो इसके राइट टू ऑफिस से रिलेटेड है ये दावा, तो ये भी सिविल नेचर का होगा। नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं कि नॉट विस्टैंडिंग सच राइट may depend entirely on the decision of the question as to the religious right or ceremonies। अगर तो वो कह रहे हैं कि ये जो सिविल नेचर के राइट है ना, उनकी डिटर्मिनेशन डिपेंड कर रही है कि सबसे पहले आपको रिलीजियस या सेरेमोनियल यानी कास्ट टाइप मैटर को डिसाइड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ मैटर नहीं करेगी इनको डिसाइड करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनरल रूल है ना, जो ये रिलीजियस राइट और ये सेरेमोनियल कास्ट राइट वाले होते हैं, ये सिविल राइट नहीं कहलाते, ये रिलीजियस राइट हैं। ये सिविल राइट नहीं होते, तो लिहाजा इनके बारे में जुरिस्डिक्शन भी नहीं है सिविल कोर्ट को इनका ट्रायल करने की, क्योंकि सिविल राइट नहीं है। हमारे उसके पास सिर्फ जुरिस्डिक्शन है कि जो सिविल नेचर के सूट हैं उनका ट्रायल करने की पावर है। लेकिन अगर तो सिविल नेचर के जो राइट हैं उनका डिसीजन डिपेंड करता है कि पहले इस तरह के राइट्स जिनके बारे में उन्हें जुरिस्डिक्शन में नहीं है इनको डिसाइड किया जाए। तो अब इस तरह की अगर सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वो जुरिस्डिक्शन रखेंगे इनको डिसाइड करने की, और इनको डिसाइड करने के बाद वो ये सिविल नेचर के राइट को डिसाइड करेंगे। उस टाइम फिर ये चीज़ फॉलो नहीं की जाएगी कि भाई इनके पास तो ये इनको डिसाइड करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन अराइज होता है कि रिलीजियस राइट जो हैं और ये जो सेरेमोनियल राइट कास्ट नेचर राइट हैं ये सिविल राइट क्यों नहीं कंसीडर की जाते, और इसके सिविल राइट क्यों नहीं कंसीडर किए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिविल राइट और रिलीजियस राइट क्या होते हैं। सिविल राइट बेसिकली ऐसे राइट हैं जो कि इंसान को एक सिटीज़न को मिलते हैं, उसको इनहेरिट होते हैं उसकी सिटीज़नशिप होने की वजह से या स्टेट का रेजिडेंट होने की वजह से, जबकि रिलीजियस राइट आपको ड्राइव होते हैं किसी रिलीजियस एफिलेशन होने की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि वो तो रिलीजियस एफिलेशन होने की वजह से मिल रहे हैं, वो आपको सिटीजनशिप होने की वजह से नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये सिविल राइट नहीं है, और इसी बेस पे जो कि ये सिविल राइट नहीं है और कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही सिर्फ और सिर्फ सिविल नेचर के राइट के बारे में ट्रायल करने की है, उस तरह जिस ऐसे सूट जिनमें ये राइट सिविल राइट इन्वॉल्व हो उनके हवाले से जुरिस्डिक्शन है इसके पास ट्रायल करने की,
तो इसी ग्राउंड के ऊपर कहते हैं कि इन रिलीजियस राइट्स जहाँ किसी केस में इन्वॉल्व होंगे उसके हवाले से जुरिस्डिक्शन नहीं होती सिविल कोर्ट की ट्रायल करने की। अब ये कम्प्लेक्स कर दिया है मेरे ख्याल से, मैंने कुछ ज़्यादा ही, उसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। तो उसमें जनरल रूल ये था कि जो भी सूट जो कि सिविल नेचर के होंगे उनका ट्रायल करने की जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट के पास, लेकिन ट्रायल उसने करना है उन लिमिटेशन के अंदर रहते हुए जो कि सीपीसी की प्रोविजन में बताई गई हैं। और सिविल नेचर के सूट वो सूट होते हैं जिसके अंदर राइट टू ऑफिस और राइट टू प्रॉपर्टी कंटेस्टेड हो। लेकिन अगर इन राइट को डिसाइड करने के लिए पहले हमें ज़रूरी है कि कोई रिलीजियस राइट की हम डिटर्मिनेशन पहले करें, ऑल दो उसके वो इसको डिसाइड नहीं कर सकते सिविल कोर्ट क्योंकि वो रिलीजियस राइट हैं, लेकिन जिन राइट की उन डिसाइड करने की उनके पास जुरिस्डिक्शन है उनका डिसीजन डिपेंड करता है कि पहले इन्हें डिसाइड किया जाए। तो इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो पहले इन्हें भी डिसाइड कर सकते हैं, आफ्टर दैट वो इस सिविल राइट को डिसाइड कर सकते हैं। एक्सेप्शन इसकी ये है कि जब कोई सूट के बारे में इन्हें एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली बार कर दिया जाए सिविल कोर्ट को कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फिर उन सूट का ये ट्रायल नहीं कर सकते। तो सेक्शन 9 जो है वो अब यहाँ पर ऑल सेट हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं सेक्शन 10 की तरफ, जो कि कहता है स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट, इसमें बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस को डिस्कस किया गया है। इसका जो ये एक लेटेंट टर्म है जिसका मतलब है सूट इज़ पेंडिंग। सो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस क्या है ये सेक्शन में कवर किया गया है, इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 10 स्टेट दैट नो कोर्ट shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit। यहाँ पर सिंपल इज़ दैट ये बताया गया है कि कोई भी कोर्ट ट्रायल नहीं करेगा किसी ऐसे सूट का जिसके अंदर जो फैक्ट एंड इशू है वही सेम फैक्ट एंड इशू पहले ही रेज हो चुका हो किसी पहले इंस्टीट्यूटेड सूट के अंदर। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू, इसका लॉ में बेसिकली मतलब है कि एक ऐसा फैक्ट एंड इशू जो कि सब्सिक्वेंट सूट में रेज हुआ है वही इशू सेम किसी फॉर्मर सूट में भी रेज हो चुका हो। तो वो कह रहे हैं कि कोई कोर्ट किसी ऐसे सूट का ट्रायल नहीं करेगी जिस सूट के अंदर जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है फैक्ट एंड इशू है वही सेम फैक्ट एंड इशू किसी पहले दावे में इंस्टीट्यूट हो चुका हो, मतलब रेज हो चुका हो, और ये रेज हुआ हो बिटवीन द सेम पार्टीज़ और बिटवीन पार्टीज़ अंडर whom they or any of them claim litigating under same title। यानी ये सेम पार्टीज़ के दरमियान रेज हुआ और उन पार्टीज़ के दरमियान रेज हुआ जो उनकी लिटिगेशन भी सेम टाइटलशिप के अंदर है। सेम टाइटलशिप सेम पार्टी से तो आपको पता है ना कि फ़लाँ केस में ए और बी पार्टी थे, दूसरे केस में भी वही इशू रेज कर दिया ए और बी पार्टीज़ ने, सेम ही। लिटिगेशन अंडर सेम टाइटल ये है कि पहले भी उनका मुकदमा जो है वो ऑनरशिप से मुतल्लक ही था, अब भी उनका ऑनरशिप से मुतल्लक ही है और उसी के अंदर वो उनका इशू जो है कि मैं मालिक हूँ, दूसरा कहता है कि मैं मालिक हूँ, वो इशू उन दोनों का सेम ही रेज हुआ है और टाइटल ये है कि ऑनरशिप का मुकदमा है इन दोनों का। वेयर सच सूट इज़ पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड। और ये जो सूट पेंडिंग है जिसके ऊपर अब आप नया सूट कर रहे हैं उसी इशू से मतलब वो कह रहे हैं उससे मतलब जो पहला सूट पेंडिंग है वो उसी कोर्ट के अंदर पेंडिंग होना चाहिए जिसमें अब आप सब्सिक्वेंट सूट दायर कर रहे हो, या किसी ऐसे कोर्ट में पाकिस्तान की पेंडिंग होना चाहिए जिसके पास जुरिस्डिक्शन है इसके मतलब से रिलीफ ग्रांट करने की, या किसी ऐसी कोर्ट में और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड हैविंग लाइक जुरिस्डिक्शन, या किसी ऐसी कोर्ट के अंदर ये पेंडिंग होना चाहिए पाकिस्तान की किसी ऐसे कोर्ट में होना चाहिए जो कि पाकिस्तान में है नहीं लेकिन उसे चला फेडरल गवर्नमेंट रही है, या फिर पेंडिंग होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सेक्शन 10 से आपको ये समझ आई कि कोई भी कोर्ट किसी ऐसे सूट का ट्रायल नहीं चलाएगी जो मुकदमा जो सूट के अंदर जो फैक्ट एंड इशू रेज़ किया जा रहा है वो पहले से किसी मुकदमे में रेज़ हो चुका है।
और जो रेज़ हुआ है वो सेम पार्टीज़ के दरमियान हुआ है, सेम टाइटलशिप के अंदर हुआ है, और किसी ऐसे सूट के अंदर किसी ऐसे कोर्ट के अंदर वो मैटर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है जिस कोर्ट के या जुरिस्डिक्शन है रिलीफ ग्रांट करने की। अब वो कोर्ट जो है वो सेम कोर्ट भी हो सकता है, मतलब दोनों मुकदमे एक ही कोर्ट में हो, या कोई ऐसा कोर्ट भी हो सकता है जो कि पाकिस्तान से बाहर हो लेकिन हमारी फेडरल गवर्नमेंट से चला रही हो, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। तो ये है सब जुडिस। अब सब जुडिस को एक तरह से देखा जाए तो अप्लाई करने के लिए अब इसमें पता चल रहा है कि 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो मैटर इन इशू है वो दोनों सूट, सब्सिक्वेंट और फॉर्मर सूट, उन दोनों सूट के अंदर सेम होना चाहिए। ये जो है वो सूट जो है जो सेम जा रहा है मैटर इशू, दोनों पार्टी सेम पार्टीज़ के दरमियान होना चाहिए, सेम टाइटलशिप के अंदर होना चाहिए, और ऐसे कोर्ट के अंदर होना चाहिए जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो और रिलीफ हो इसे ग्रांट करने का, इस जो रिलीफ उससे मांगा जा रहा है उसको रिलीफ ग्रांट करने की जुरिस्डिक्शन हो। यानी जो सब्सिक्वेंट सूट है आपका वो किसी ऐसी कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए जिसके पास जो कि कॉम्पिटेंट हो, और ये जो सब्सिक्वेंट सूट आपका आया है नहीं सॉरी जिस कोर्ट के अंदर आपका प्रीवियस सूट पेंडिंग है उसके पास वो कॉम्पिटेंट हो, रिलीफ ग्रांट करने की जुरिस्डिक्शन रखता हो सब्सिक्वेंट सूट में भी। तो अगर ये 5 एसेंशियल पूरे हो जाएंगे तो रेस्ट सब जुडिस का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, जैसे आप एक तरह से देखा जाए इसके जनरल रूल की एक्सेप्शन भी कह सकते हो कि किन केस के अंदर जो है ये रेस्ट सब जुडिस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। The pendency of a suit in a foreign court does not preclude the court in Pakistan from trying a suit found in the same cause of action। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तो आपका ये जो सूट पेंडिंग है वो फॉरेन कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, और अब अगर वही सेम नेचर का दावा आप पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर भी कर देते हो, तो अब इस सिचुएशन के अंदर कि ये सेम काउज ऑफ एक्शन है, तो वो इस कोर्ट सूट में भी जो कि फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है और पाकिस्तान में अब दायर हो रहा है, इस ग्राउंड के ऊपर जो है पाकिस्तानी कोर्ट को आप रोक नहीं सकते कि वो इस सूट का ट्रायल करे इसी सब जुडिस की प्रिंसिपल में। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई मुकदमा दावा फॉरेन कोर्ट के अंदर पेंडिंग हुआ है, वही दावा उसी सेम काउज ऑफ एक्शन पर जो कि फॉरेन कोर्ट में आपने रेज किए हुए थे वही आपने पाकिस्तानी कोर्ट में भी उसी ग्राउंड के ऊपर दावा कर दिया, तो अब अगर तो वो फॉरेन कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, सेम काउज ऑफ एक्शन है दोनों सोर्ट में, तो फिर अब रेस्ट जुडिस की प्रिंसिपल की बेस पे हम पाकिस्तानी कोर्ट को इस दावे का ट्रायल करने से रोक नहीं सकते। तो ये सेक्शन 10 था। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 11 पे। तो सेक्शन 11 कहता है कि नो कोर्ट, अगर तो किसी को रेस्ट ऑफ ड्यूटीज की समझ आ गई तो फिर रेस्ट जुडिकेटा की भी समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का ही फर्क है। रेस्ट जुडिकेटा का जो लेटर टर्म है इसका मतलब है कि केस ऑलरेडी डिसाइडेड। सो कह रहे नो कोर्ट शैल ट्राई सूट और इशू। अब यहाँ पर एक बार ये भी क्लियर कर लें कि जो रेस्ट ऑफ ड्यूटीज का प्रिंसिपल है ना जस्ट सूट के मैटर पे एप्लीकेबल होता है, जबकि रेस्ट जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है ये सूट और इशू दोनों पर अप्लाई होता है। सो रेस्ट जुडिकेटा क्या कहता है कि नो कोर्ट shall try suit or issue in which the matter directly and substantial issue has been directly and substantial issue in a formal suit between the same parties। फिर कोई कोर्ट किसी ऐसे सूट और इशू का ट्रायल ही कंडक्ट नहीं करेगी जब ये ही सेम फैक्ट एंड इशू किसी फॉर्मल सूट के अंदर रेज हो चुका हो, सेम पार्टीज के दरमियान रेज हुआ हो, और उन पार्टीज के दरमियान रेज हुआ हो जो कि सेम टाइटल के अंदर लिटिगेशन कर रही हैं, और किसी ऐसी कोर्ट के अंदर हुआ हो जो कि कॉम्पिटेंट हो, और जिस कोर्ट ने ये फॉर्मल सूट डिसाइड किया है ना वो इस सब्सिक्वेंट सूट को भी कंडक्ट करने की जुरिस्डिक्शन वगैरह रखती हो। तो रेस्ट जुडिकेटा के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए टोटल 5 ही रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि जो फॉर्मल और सब्सिक्वेंट सूट है उसके अंदर जो फैक्टेड इशू है वो सेम होना चाहिए। ये फैक्टेड इशू जो है फॉर्मल सब्सिक्वेंट सूट में दोनों सेम पार्टी के दरमियान रेज होना चाहिए, और सेम टाइटलशिप के अंदर ये दावे होने चाहिए दोनों।
और नंबर 4 पे ये एसेंशियल इसके लिए पूरा होनी ज़रूरी है कि जिस कोर्ट ने फॉर्मर सूट को डिसाइड किया है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उस सब्सिक्वेंट सूट का भी ट्रायल कंडक्ट करने के लिए जिसके अंदर यही सेम फैक्टर इशू रेज किया गया है। और ये जो सेम फैक्टर इशू रेज किया जा रहा है सब्सिक्वेंट सूट के अंदर, ये पहले ही फॉर्मर सूट के अंदर डिसाइड हुआ होना चाहिए। जब ये 5 एसेंशियल पूरे होंगे तो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 6 एक्सप्लेनेशन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 में बेसिकली बताया गया है कि फॉर्मर सूट हम किस सूट को कंसीडर करेंगे। तो फॉर्मर सूट के सिंपल अगर मैं बता दूं या पढ़ ही लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डोनेट अ सूट व्हिच हैज बीन डिसाइडेड पीरियड टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट पास। वो कह रहे हैं कि जो सूट पहले डिसाइड हो जाएगा ना वो सूट लॉ में फॉर्मल सूट कहलाएगा। ये चीज़ डिपेंड नहीं करेगी कि वो पहले इंस्टीट्यूट वेदर और नॉट वाज इंस्टीट्यूटेड पीरियड देयर टू कि पहले इंस्टीट्यूट हुआ था या नहीं। एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर जो है कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट को बताया गया कि वो किस तरह डिटरमिनेट होगी। तो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन राइट टू अपील फॉर द डिसीजन सच कोर्ट। यानी कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट इस बेस पे डिपेंड नहीं करेगी कि इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो राइट ऑफ अपील की प्रोविजन है, तो मतलब इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है या नहीं, इस चीज़ के ऊपर कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट बेस नहीं करेगी या कहाँ की जा सकती है। तो एक्सप्लेनेशन 3 में बेसिकली एक्चुअल रेस्ट जुडिकेटा दो रेस्ट जुडिकेटा की दो काइंड हैं, एक्चुअल कंस्ट्रक्टेड रेस्ट जुडिकेटा। ये एक्सप्लेनेशन 3 में एक्चुअल रेस्ट जुडिकेटा बताई हुई है और एक्सप्लेनेशन 4 में कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकेटा बताई हुई है। एक्सप्लेनेशन 3 कहती है द मैटर अबव रेफर टू मस्ट एंड फेवर सूट हैव बीन अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड आइदर डिनाइड और एडमिटेड। सो वो कह रहे हैं कि अगर जो है ना एक मैटर जो है किसी फॉर्मल सूट में रेज किया जाता है तो दूसरी पार्टी ने या तो उसे दो कंसिक्वेंस होते हैं, या तो उसे एडमिट करेगी या डिनाई करेगी, एक्सप्रेसिवली एंड ब्राइडली किसी भी तरह उसे एडमिट करेगी या डिनाई करेगी। अब ये बात यहाँ पर लिखने का क्या पर्पस है, बस पर्पस ये है कि एक मैटर आप पे कोई एलिगेशन लगा प्लेंट में, अब आपने जो है वो उसको या तो रिटर्न स्टेटमेंट में एडमिट या डिनाई करना है। आप क्या करोगे, आप उसे एडमिट कर लोगे। अब उसके ऊपर जो फैसला आ जाएगा और बाद में हम उसको रेज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में किसी दूसरे सूट के अंदर उसी इशू को दोबारा उठा के, क्योंकि कोर्ट आपके सामने वही फैसला ला के रख देगी कि ये तो पहले डिसाइड हो चुका है, आप इसे एडमिट किया था। इसी तरह अगर आप डिनाई करते हो और तब भी कोर्ट फैसला दे देती है तब भी आप इसे बाद में नहीं कर सकते। कोर्ट कहेगी भाई हमने इस पर डिसीजन दे दिया था, यानी डिसीजन दे दिया, इस इशू को पहले डिसाइड हुआ जा चुका है, ये तो रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 4 है कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकेटा। Any matter which ought to have been made ground of defense or attack in such formal suit shall be deemed to have been matter directly substantial to such suit। वो कह रहे हैं कि अगर कोई ग्राउंड ऑफ डिफेंस था आपके पास, डिफेंडेंट के पास, और ग्राउंड ऑफ अटैक था प्लेंटिफ के पास कि वो उठाया जा सकता था वो अपनी प्लेंट में वो अपने डिफेंस में, लेकिन दोनों रेस नहीं करते। तो अब इन सिचुएशन में कि इन्होंने ऑल दो इसे निगलेक्ट किया है, डिस्कस ही नहीं किया, तो ये भी इसके ऊपर भी रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये कह देंगे कि भाई हमने तो ये रेज़ ही नहीं किया था, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूट की बेस पे कोर्ट कह देगी कि भाई बेशक आपने रेज़ नहीं किया था, लेकिन अब आपने क्यों उसे नेगलेक्ट किया, आपको उठाना चाहिए था, इस मैटर से रेलेवेंट था, आप उसे रेज़ करते। तो फिर भी जो है अगर आप दोबारा इसे लेकर जाओगे तो कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूट के ग्राउंड पे कि बेशक आपने नहीं रेज़ किया था, वो यही समझा जाएगा कि भाई ये हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, तो वो उस पर कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूट आ जाएगा, आप दोबारा इसे अवेल नहीं कर सकते, आप इसे दोबारा रेज़ नहीं कर सकते। सेक्शन 5 है कि कोई आप लोगों ने प्लेंट में रिलीफ क्लेम किया जो कि डिग्री के अंदर एक्सप्रेसली तौर पर आपको नहीं मिला, तो वो भी समझा जाएगा इस सेक्शन के लिहाज से कि ये रिफ्यूज़ हो गया। इसमें भी आप बेसिकली ये सब क्यों डिस्कस किया गया है कि भाई आपने कोई रिलीफ मांगा, आपको नहीं मिला, आप कहते हो भाई कोर्ट ने मुझे रिलीफ नहीं ग्रांट किया, मैं अब इसको दोबारा डिमांड करूँगा, तो उधर आ जाएगा भाई ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो चुकी है, इस पर रेस्टिट्यूट अप्लाई होता है, ये अब आपको दोबारा नहीं आप रेज कर सकते। एक्सप्लेनेशन 6 है, मतलब ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, अपील कर सकते हो, लेकिन वो कह रहे हैं सिरे से नया सूट अब इस मैटर के ऊपर नहीं कर सकते, डिनोवो ट्रायल की आप विश नहीं अपनी पूरी कर सकते। Explanation 6 है where purpose person litigate bona fide in respect of a public right of a private right claimed in common for themselves and other। मतलब अगर एक पर्सन जो है वो गए उसकी नेक नियति है, मेला फाइड इंटेंशन नहीं है किसी पब्लिक और बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे जो है ना वो कोई पब्लिक और प्राइवेट राइट की जो है दावा कर रहा है, और तमाम बंदे जो हैं वो इस राइट के अंदर उनका इंटरेस्ट है, तो वो भी यही समझा जाएगा कि भाई ये लोग भी उसी के उस वो यानी ये समझा जाएगा कि ये बंदा जो उन सबके बिहाफ पे कर रहा है ना वो दावा कर रहा है और ये सब पर्सन ने ही उसे अथॉरिटी दी है।
यही समझा जाएगा कि ये भी क्लेम कर रहे हैं, यानी सेम लिटिगेशन में इसके साथ ही बेशक कर वो रहा है, लेकिन यही समझा जाएगा क्योंकि इनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि ये भी इसके साथ ही क्लेम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह का कोई मुकदमा आ जाता है, कोई पब्लिक राइट में एक बंदा बहुत सारे लोगों के डिफेंड कर रहा होता है या उनके बिहाफ पे सूट दावा दायर करके बैठा हुआ है, और उसमें कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, एक बंदा फिर बाद में आकर कहता है कि भाई मैं भी इससे इफेक्ट हो रहा था, तो वो उसको वही डिसीजन लाकर उसके सामने खड़ा कर देगी कोर्ट के, भाई देखें इसमें आप सबका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था और एक दफ़ा कोर्ट ने इसके मतलब फ़ैसला दे दिया है, तो अब वो कह रहे हैं कि नया सूट नहीं आप उस पर दावा दायर कर सकते क्योंकि वहाँ पर रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 12 जो कि डील करता है बार टू फर्दर सूट। सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट है, इसमें मज़ीद सूट करने से आपको रोका जा रहा है। सब सेक्शन 1 वेयर अ प्लेंटिफ इज़ प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट रिस्पेक्ट ऑफ, वो कह रहे हैं किसी बनाए दावा है किसी खास पार्टिकुलर काउज ऑफ एक्शन के खिलाफ, आपको रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू प्लेंटिफ को रोका जा रहा होता है कि वो फर्दर दावा दायर नहीं कर सकता। तो अब इस सिचुएशन के अंदर इसका राइट नहीं होता कि वो इसी सेम काउज ऑफ एक्शन के मतलब किसी ऐसी कोर्ट में जिस पर ये कोड अप्लाई हो रहा है वो वहाँ पर दावा दायर नहीं कर सकता क्योंकि इसे बाय रूल्स मना किया गया है। एक्सेप्शन इसकी ये है सब सेक्शन 2 में कि अगर पर्सन चैलेंज करता है कि भाई ये जो डिग्री जजमेंट और ऑर्डर है ये फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन यानी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी इस ग्राउंड पे ली गई है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर ये अपनी रेमेडी ले सकता है उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करके जिसने ये डिक्री जजमेंट और ऑर्डर पास किया है जिसके खिलाफ ये जिसके खिलाफ ये एक्शन ले रहा है ना, उसी कोर्ट है जहाँ जिसने ये डिक्री जजमेंट ऑर्डर पास की है, जिस डिक्री और ऑर्डर जजमेंट के खिलाफ ये एक्शन ले रहा है, तो इसने एक्शन ले रहा है उसी कोर्ट के अंदर ही दरख्वास्त देकर जिसने ये पास की है, लॉर्ड बाय सेपरेट सूट, मतलब अलग से दावा नहीं कर सकता। सो ये कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने ये चैलेंज कर रहा हो कि कोई फलाह डिक्री जजमेंट और ऑर्डर जो है वैलिड नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट शामिल है, या तो वो कह रहे हैं फ्रॉड की बेस पर ली गई है, मिसरिप्रेजेंटेशन पर ली गई है, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी इस ऑर्डर डिक्री और जजमेंट को ग्रांट करने की। तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन के पास रेमेडी ये है कि वो जो है एक दरख्वास्त दायर करेगा 12(2) की, सेपरेट सूट दायर नहीं कर सकता, रेमेडी वेल करने के लिए दरख्वास्त देगा, और दरख्वास्त भी उस कोर्ट के अंदर देगा जिस कोर्ट ने ये जजमेंट और डिक्री और ऑर्डर पास किया है जिसके खिलाफ ये एप्लीकेशन दे रहा है। सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, सेक्शन 13 आपको ये बताता है कि जो फॉरेन जजमेंट है आपकी कब कंक्लूसिव नहीं होगी। सेक्शन 13 आपसे ये डील करता है कि फ़ॉरेन जजमेंट आपकी कब कंक्लूसिव नहीं होगी। सो जनरल रूल वैसे है ना कि फ़ॉरेन जजमेंट होती कंक्लूसिव ही है। यहाँ पर इस सेक्शन में 6 एक्सेप्शन बताई गई हैं, अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो फ़ॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं कंसीडर की जाएगी। तो सेक्शन 13 क्या कहते हैं, इसको रीड करते हैं। अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। वो कह रहे हैं कि अगर तो कोई मैटर एडजुडिकेट डिसाइड होता है सेम पार्टीज़ के दरमियान और सेम टाइटलशिप के अंदर, तो मतलब जो सेम टाइटलशिप के अंदर लिटिगेट कर रहे थे आपस में दूसरे के ख़िलाफ़, अगर कोई मैटर उनसे इन पार्टीज़ के दरमियान एडजुडिकेट होता है, डिसाइड होता है, तो वो फ़ॉरेन जजमेंट उन पार्टीज़ के लिए कंक्लूसिव कंसीडर की जाती है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर इनमें से ये 6 में से कोई कंडीशन पूरी हो जाएगी तब फ़ॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं कंसीडर की जाएगी। कह रहे हैं कि वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, मतलब अगर ये जो जजमेंट पास की किसी ऐसे कोर्ट ने की है जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी इस जजमेंट को पास करने की। एंड वेयर इट हैज़ नॉट बीन, अगर तो केस का डिसीजन जो है वो मेरिट पर नहीं हुआ हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, अगर तो आपको प्रोसीडिंग से केस की ये लग रहा है कि इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है वो सही नहीं की गई, मतलब इंटरनेशनल लॉ की सही से अप्लाई नहीं किया गया, या फिर अगर इस केस में आपको ये लगता है कि कोई पाकिस्तानी लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, यानी अप्लाई होना था, तो इसकी इम्पोर्टेंस को मानने से इनकार किया गया, मतलब इसको नहीं लिया गया, इसके अप्लाई नहीं किया गया यहाँ, या फिर आपको ये लगता है कि ये जो प्रोसीडिंग हुई है
और जजमेंट पास हुई है इस प्रोसीडिंग में वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। नेचुरल जस्टिस के तकरीबन 3 प्रिंसिपल हैं कि कोई नंबर 1 ये है कि जज जो है उसे बायस नहीं होना चाहिए, फेयर हो जज। दूसरा ये कि ऑडियो पार्टियों के हर पार्टी को डिसीजन देने से पहले सुना जाना चाहिए। तीसरा ये है कि कोई भी पर्सन अपने केस के अंदर जज नहीं हो सकता। तो अगर इन तीनों प्रिंसिपल में से नेचुरल जस्टिस की किसी की वायलेशन हुई है प्रोसीडिंग में से और फिर जजमेंट आई है, तो ये समझा जाएगा कि ये जजमेंट भी कंक्लूसिव नहीं है। मिसाल के तौर पर ये लें कि भाई सुना जाना ज़रूरी है, हर पर्सन का राइट है कि भाई उसे सुना जाए, फेयर ट्रायल। तो अगर उसे बगैर सुने ही एक पार्टी को फैसला कर देती है कोर्ट, तो इसका मतलब ये कि उसने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की वायलेशन की, तो इट्स मीन कि ये जजमेंट क्या होगी, कंक्लूसिव नहीं होगी। एंड अगर ये जजमेंट फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन की जाएगी और अगर ये फाइंड आउट होगा, इस जजमेंट के बारे में ये क्लेम किया जाएगा कि इसके अंदर किसी पाकिस्तानी लॉ की, जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्सेबल है, उसकी वायलेशन की गई है, देन इन केसेस के अंदर हम ये कहेंगे कि फ़ॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है। सो अगर ये 6 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो फ़ॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगी। अदरवाइज़ हर फ़ॉरेन जजमेंट जो कि किसी जो कि फ़ॉरेन जजमेंट अगर किसी मैटर के मतलब से पार्टीज़ के दरमियान से टाइटलशिप के दरमियान के अंदर एक डिसाइड होती है, तो वो कंक्लूसिव ही कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 40, जो कि कहता है प्रिजम्पशन ऑफ फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट के बारे में क्या प्रिजम्पशन है? अब प्रिजम्पशन के बारे में जो जनरल लॉ है वो ये है कि प्रिजम्पशन आर ऑलवेज रिपोर्टेबल, यानी कि कंप्यूटर कह रही हूँ कि कोर्ट ला टाइप सेव करने की खातिर ला अपना मुझे तो प्रिजम्पशन के बारे में जनरल लॉ ये है कि कोर्ट अपना टाइप सेव करने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में प्रिज्यूम कर लेती है कि इट्स ट्रू, इट इज़ रॉन्ग। और ये रिबर्टेबल इसलिए होती है कि भाई अगर कोई पार्टी कहती है वो मुत्तफिक नहीं करती कि कोर्ट है भी ये चीज़ प्रिज्यूम की हुई ऐसा तो नहीं है, तो वो फिर जाहिर सी बात है अगर कोई पार्टी चाहती है कि कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन करे या उसकी बात को वाले, तो उसका बर्डन प्रूव होता है, सही साबित करना होता है, फिर उसे प्रिजम्पशन को रोक साबित करना होता है। तो यहाँ पर सेक्शन 40 में क्या बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कोर्ट शैल प्रिज्यूम ऑल द प्रोडक्शन। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में ये शो किया जा रहा होता है कि भाई ये फॉरेन जजमेंट की कॉपी है और उसे प्रोड्यूस किया जाए, तो कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करती है कि ये जो जजमेंट है ना, ये कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, मतलब वो कोर्ट जिसने पास किया है उसके पास जुरिस्डिक्शन थी इसको पास करने की, कोर्ट ये समझे। मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसे प्रोड्यूस किया जाए, ये दिखाकर प्रोड्यूस किया जाए कि भाई ये तो किसी फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी है, तो जैसे ये प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि वाकई ही इसे जिस कोर्ट ने पास किया है, प्रोनाउंस किया है, उसके पास इसको पास करने की जुरिस्डिक्शन भी थी। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अनलेस द कंट्री अपेयर ऑन द रिकॉर्ड, अगर तो रिकॉर्ड से कुछ इससे ऑपोजिट चीज़ साबित हो जाए कि नहीं ये इसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो वो अलग चीज़ है। बट सच प्रिजम्पशन में भी डिस्प्लेस बाय, ठीक है। और अगर आपने प्रिजम्पशन को रोक साबित करना है तो आपको ये वार्ड ऑफ जुरिस्डिक्शन में ये साबित करना पड़ेगा कि इस कोर्ट ने जिसने जजमेंट पास की है ना उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। जब हम ये साबित कर देंगे उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इसका मतलब है जब उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, इसका मतलब वो फॉरल कोर्ट की जजमेंट ही नहीं कंसीडर होगी। तो इस तरह हम साबित कर लेंगे कि फॉरेन कोर्ट ये फॉरेन जजमेंट नहीं है, ये जो सर्टिफाइड कॉपीज़ के पे दिखाई जा रही है। तो ये तक था हमारे पास सेक्शन 14 तक। नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम लोग आगे नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 15 से।